होता ये है कि एक दिन हम एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाते हैं। और जब हम उस रेस्टोरेंट में जाते हैं अंदर और हम बैठते हैं और हम अपना जो भी जिसको जो जो खाना है वो चीज़ ऑर्डर करते। लाइक जो टाइम था जब हमने ऑर्डर दिया और जब तक वो ऑर्डर आया, उसके बीच के जो टाइम था उसमें बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ एक अनकंफर्टेबल सा फीलिंग आ रहा था, राइट। तो किसी को ऐसा लग रहा था कि उनका जी बहुत वहाँ घुट रहा है, या किसी को ऐसा लग रहा था कि ये रूम उनको बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करा रहा है। हेलो गाइस, वेलकम टू द हॉन्टेड शो। आज हमारे साथ है सिद्धार्थ जी, जो जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और रिसर्चर है। आज वो हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हाय सिद्धार्थ जी। हाय, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सिद्धार्थ जी, आपने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करना कब शुरू किया? मेरी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। तो मैंने शुरुआत की थी ये 2013 में। ओके। जब फर्स्ट टाइम मुझे ऐसे सब चीज़ों का इंटरेस्ट आ गया था। इसकी स्टोरी अगर हम देखते थोड़ी अलग सी है। मेरे साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए नहीं है कभी आज तक, जिसे मैं बोल सकूँ कि कि इस चीज़ के वजह से मैं ये फील्ड में गया। ये मैं 2013 की पहले की बात कर रहा हूँ, राइट। 2013 में होता ऐसा है कि मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ एक बहुत ही फेमस जगह है इंडिया में, उसका नाम है गोवा, राइट। तो वहाँ मैं जाता हूँ बिकॉज वो दिसंबर का टाइम था और हमें न्यू ईयर स्पेंड करनी थी। हम चार नहीं, मेरे साथ और कुछ 5 लोग आए थे। हम एक साथ मिलकर गोवा गए थे और हम वी वर हैविंग अ गुड टाइम, राइट। होता ये है कि एक दिन हम एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाते। और जब हम उस रेस्टोरेंट में जाते हैं अंदर और हम बैठते और हम अपना जो भी जिसको जो जो खाना है वो चीज़ ऑर्डर करते। लाइक जो टाइम था जब हमने ऑर्डर दिया और जब तक वो ऑर्डर आया, उसके बीच के जो टाइम था उसमें बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ एक अनकंफर्टेबल सा फीलिंग आ रहा था, राइट। तो किसी को ऐसा लग रहा था कि उनका जी बहुत वहाँ घुट रहा है, या किसी को ऐसा लग रहा था कि ये रूम उनको बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करा रहा है। तो होता ये है कि जैसे ही वो डिनर आ जाता है, हम जो खाने के जो भी हमने मंगाया था जो भी आ जाता है, हम उसको तुरंत खाते और हम उस जगह से बाहर निकल जाते। उस टाइम पे जब हमारी रिटर्न जर्नी के टाइम हम बात कर रहे थे, तो ये टॉपिक जो है कहीं ना कहीं उस टाइम वो द फर्स्ट टाइम था जब ये टॉपिक के बारे में हमने बात की, राइट। मेरे मेरा एक दोस्त ऐसा बोलने लगा कि शायद उस जगह पे ऐसे कोई एनर्जीज होंगे या ऐसे कुछ एंटिटीज होंगे जिसके वजह से हमें ये जो एहसास हुआ, ये जो डिस्कम्फर्ट हुआ, वो उस वजह से हुआ होगा। एंड ये जो टॉपिक था मेरे लिए काफ़ी नया था। इसके पहले मैंने मेरा जो इंट्रोडक्शन टू पैरानॉर्मल शायद बचपन में जो हम आहट या ऐसे कुछ जो आइकॉनिक शोज में बोलूँगा जो हम देखते थे, उसके थ्रू ही हुआ था, राइट। बट कई साल बाद अचानक ये टॉपिक पे बात करना मेरे दोस्त का, और जो जो चीज़ें हुई थी वहाँ पे, और शायद मुझे अभी जब मैं सोच रहा हूँ उस इंसिडेंट के बारे में, कहीं ना कहीं मेरे अंदर जो हम बोलते हैं ना एक कीड़ा होता है पैरानॉर्मल रिलेटेड। ये पैरानॉर्मल रिसर्च के रिलेटेड जो एक कीड़ा था वो तभी भी मौजूद था। क्योंकि हम क्या करते कि जैसे हम रिटर्न घर जाते, हम दोबारा एक लास्ट टाइम उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करते। पर हम सोने से पहले ये डिसाइड करते कि कल हम दोबारा उस रेस्टोरेंट में जाएंगे, जिस जगह पे हमने खाना खाया था हम वो दोबारा उस जगह पे जाएंगे, और हम एक फील करने को ट्राई करेंगे कि अभी दिन के टाइम में वहाँ कैसे फील हो रहा है। बिकॉज ये जब हम फर्स्ट टाइम गए थे, ये काफ़ी रात हो गई थी तभी, आई थिंक 11 साढ़े 11 के आसपास ये एक्सपीरियंस हुआ था। हम वही करते, अगले दिन हम उठते हैं, जो भी हमारे प्लान्स थे हम उसे सेकेंड हाफ के लिए रखते, लेकिन हम फर्स्ट हाफ में उसी रेस्टोरेंट में जाते दोबारा, और हम जिस जगह पे हमने डिनर किया था उसी जगह पे जाके हम कोशिश करते कि दोबारा हम उस चीज़ को एक्सपीरियंस करें। बट वहाँ हमें कुछ भी नहीं लगता, राइट। वो जो एहसास उस रात को हुई थी हमारे साथ, वो दोबारा किसी के साथ भी नहीं हुई, राइट। तो ये बात कहीं ना कहीं शायद मेरे अंदर रह गई कि ये है क्या, लाइक ये क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ, या इसके पीछे क्या कोई सच्चाई है, क्या कोई हकीकत है इस चीज़ के पीछे। तो ये सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैंने इंटरनेट पे मैंने नॉर्मल गूगल सर्च किया, और करीब करीब 2013 के एंडिंग में मुझे पता चला कि ये एक टीम है, इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी, जिसको गौरव तिवारी सर चला रहे थे। एंड मुझे ऐसे लगा कि कहीं ना कहीं मुझे एक बार उनसे बात करनी चाहिए इस बारे में, या मुझे जानना चाहिए कि वो एग्जैक्टली क्या काम करते हैं।
और उसके थ्रू हम फिर मुझे धीरे धीरे और नॉलेज आने लगा और वैसे ही मैंने फिर एनरोलमेंट किया 2014 में मैं एनरोल था आईपीएस के साथ और मैंने उसके बाद एज अ प्रोफेशनल रिसर्चर मैंने 2014 से शुरू कर दी सो 2013 तक मैं एज एन इंडिविजुअल सोलो रिसर्चर आप बोल लो मैं काम कर रहा था सो बिफोर आईपीएस भी मैं ऐसे कई लोकेशंस पे जा चुका हूँ जहाँ पे लोग कहते हैं कि ये हॉन्टेड है जो मेरे घर के आसपास ही थे बट वहाँ मुझे ऐसा कुछ खास अलग ऐसा कुछ एहसास हुआ नहीं सो वो रिसर्च करना मैंने शुरू किया था लेकिन आईपीएस के साथ मैंने प्रॉपर रिसर्च 2014 में सो आईपीएस ज्वाइन करने के बाद आपकी लाइफ कैसे बदली? मतलब पहले आप कोई हॉन्टेड प्लेस विजिट करते थे तो तब आपका अप्रोच कैसा था उस जगह के प्रति, और अभी आप कैसे अप्रोच रखते हो? और कोई किसी प्लेस हॉन्टेड ये कैसे हमें पता चलता है? पहली इंडिकेशन क्या रहती है उस लोकेशन के बारे में? सो 2013 में जब मैं जाता था किसी लोकेशन में बिफोर आईपीएस तो होता ये था कि मैं ज़्यादा करके जो स्टोरीज ऑनलाइन लिखी गई थी या जो लोगों ने बोला था उस पर विश्वास करके आई यूज्ड टू गो मतलब मैं जाता था वहाँ पे राइट अभी अगर आप ऐसे कुछ चीज़ या मन में ऐसे कुछ सोच लेके जाओगे किसी भी जगह पे हो सकता है वहाँ कुछ भी ना हो लेकिन आपको कोई ना कोई चीज़ का एहसास हो क्यों क्योंकि आपने मन बना लिया है कि वहाँ पे ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मौजूद है राइट बट जब मैंने आईपीएस ज्वाइन किया उनका जो एक प्रोफेशनल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स कोर्स मैंने किया तो उसमें मुझे ऐसा सीखने मिला कि एक कॉन्सेप्ट होता है इसको हम स्केप्टिसिज्म बोलते हैं राइट स्केप्टिसिज्म इज बेसिकली जहाँ पे आप कोई भी चीज़ पे अंधा विश्वास नहीं करते हो जब तक आप लॉजिकली उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते आप उस पर विश्वास नहीं करोगे राइट इनफैक्ट आप विश्वास करोगे ही नहीं किसी भी चीज़ पे आप एक ही चीज़ आपको करनी है कि आप जो भी जहाँ भी जो जा रहे हो इन्वेस्टिगेट करने आपको हर एक अपने एक्सपीरियंसेस को किसी तरह से या फिर चाहे वो कैमरा हो चाहे वो ऑडियो रिकॉर्डर हो किसी तरह से आपको डॉक्यूमेंट करनी है या उसको रिकॉर्ड करनी है तो ये जो एक टेक्निक है एविडेंस कलेक्शन बोलते हैं हमें या जिसको हम बाद में जाके एविडेंस एनालिसिस करते हैं लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ एविडेंस कलेक्शन एंड स्केप्टिसिज्म ये दो चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से ये कोर्स के थ्रू सीख ली थी और अभी मेरा अप्रोच वही रहता है कि किसी भी लोकेशन में जाओ पहले से मैं अपने मन में ऐसे कोई सोच या ऐसे कोई बायस जिसे हम बोलते राइट तो ऐसे कोई भी बायस मैं अपने मन में लेके नहीं जाता लोकेशन पे मैं वहाँ जाके खुद एक्सपीरियंस करता हूँ या खुद उसे डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करता हूँ और उसके बाद ही हम एक कंक्लूजन पे आते हैं जब कभी आप इन्वेस्टिगेशन करते हो तो जो अभी बॉलीवुड में आजकल जैसे भूतों को दिखाया जाता है बहुत स्टेरियोटिपिकली कि कोई चुड़ैल है वो वाइट कलर की साड़ी पहनती है या फिर उसके पैर टेढ़े ही रहते हैं तो जब आप किसी एंटिटी से इनकाउंटर करते हो तो वो कैसे अलग रहती है कि वो स्टीरियोटाइप भूतों जैसी ही रहती है? बिल्कुल नहीं लाइक आई थिंक ये हमारा सपना होगा ऐसे कि किसी केस में हम जाए और एक उल्टी पैर वाली कोई चुड़ैल हमारे सामने है बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता रियलिटी में एक्चुअली अगर मैं आपको बोला जाऊँ तो एकदम रियलिटी में अगर आप इन्वेस्टिगेशन में कभी मौका मिले तो आप अगर आप हमारे साथ आओगे राइट तो पहले तो मैं आपको बोलूँगा कि आप सच में बहुत बोर हो जाओगे बिकॉज ये जो हमारा इन्वेस्टिगेशन चलते राइट ये कई बार 8-8 घंटे या 6 घंटे 7 घंटे हमें लगातार एक लोकेशन पे या एक पोजीशन पे या अलग अलग हिस्सों में बट के हमें पूरी जो वो लोकेशन है उसको हमें रिकॉर्ड करनी होती है पहले तो अपने कैमरा के थ्रू या अपने अदर इक्विपमेंट जो है सीसीटीवी हो गए या किसी तरह उसको हमें डिजिटली डॉक्यूमेंट करना होता है ताकि कल को जब हम जाके हमारे घर में जाके रिटर्न हम जब वो फाइल्स को ऑब्जर्व करें तो उसमें अगर हमें ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ अगर हमने रिकॉर्ड कर ली होगी तो वो हमारा एक पीस ऑफ एविडेंस माना जा सकता है राइट तो इट्स ऑल अबाउट अ गेम ऑफ पेशेंस जैसे हम बोलते हैं पैरानॉर्मल रिसर्च इज ऑल अबाउट हैविंग दैट पेशेंस एंड हैविंग दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट कैन यू कॉल एज अ पैरानॉर्मल इवेंट और व्हाट कैन यू कॉल एज अ रैशनल इवेंट तो एक रैशनल इवेंट वो होता है जिसको आप नॉर्मल एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझा सकते हो पैरानॉर्मल इवेंट वो होता है जिसको आप कितना भी आप अपना तर्क जो है कितना भी आप अपना जो नॉलेज है कितना भी आप अपना जो लॉजिक है आप अप्लाई करने की कोशिश करोगे फिर भी आपके पास कोई भी कंक्लूसिव उसका आंसर नहीं रहेगा कि ये एक्चुअली था क्या। तो अभी आजकल तो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स मतलब बहुत सारे अभी पॉडकास्ट आ रहे हैं या फिर बहुत लोग शोज़ कर रहे हैं उनके ऊपर तो काफ़ी कूल साउंड करता है तो ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करना इसकी डार्क साइड भी होगी क्या आप वो हमसे शेयर कर सकते हैं? करेक्ट डार्क साइड अगर मैं आपको बोलूँ डार्क साइड मतलब बेसिकली अब क्या हुआ है कि पैरानॉर्मल एज अ कॉन्सेप्ट आई थिंक एज अ वर्ड इन जनरल इसको लोग बहुत ही ज़्यादा कूल मानते हैं
राइट कि शायद जो लोग वहाँ पे अंदर जाते होंगे या लोगों को शायद कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि वो अपने आप को बहुत स्पेशल फील करते कि अगर मैं इस फील्ड से एसोसिएटेड हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो कूलनेस है या मेरे अंदर वो फियर नहीं है, इसलिए मैं इस फील्ड में जा रहा हूँ, राइट। बट अगर मैं इसका डार्क साइड की बात करूँ, राइट, या ऐसी एक ऐसे एक साइड जो शायद कई लोग बता नहीं सकते ऑन कैमरा, या उनको लगता होगा कि अगर वो बताएंगे या इसके बारे में बात करेंगे तो कहीं ना कहीं उनका काम छिन जाएगा या लोग उनको हेट देंगे या ऐसे कुछ, राइट। बट डार्क साइड जब मैं बात करता हूँ तो बेसिकली मुझे लगता है कि इस फील्ड को बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं से एक एक प्रेशर करके उसको ग्रोथ का कभी किसी ने मौका नहीं दिया, राइट। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूँ, राइट, तो हमारी जो मीडिया आप देखते हो, चाहे वो न्यूज़ मीडिया हो, चाहे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, या चाहे वो OTT प्लेटफॉर्म्स अभी आजकल जो आ रहे हैं, राइट, तो वो हमेशा एक अपने सेट प्रोटोकॉल पे चलते हैं, एक सेट प्रोटोकॉल, सॉरी, राइट, कि कोई भी एलिमेंट में, कोई भी स्टोरी में ये 3 एलिमेंट होने चाहिए, चाहे वो हॉरर हो, चाहे वो एक्टर अच्छा होना चाहिए, या वो जो स्टोरी लाइन अच्छी होनी चाहिए, ये सब के चलते, राइट, एक हर एक चीज़ में एक आप देखते हो एक कमर्शियल एंगल आ जाती है, राइट। तो अगर मान लो कि हम हमारे रियल लाइफ केसेस किसी भी मीडिया आउटलेट में लेकर जाते कि क्या आप हमारी मदद करोगे, क्या आप इस पर्टिकुलर केस पे हमारे लिए कुछ अच्छा एक प्रोड्यूस करके लोगों को बताओगे, तो वेरी फर्स्ट आंसर जो हमें मिल जाता है वहाँ पे कि हाँ हम करेंगे, लेकिन आपको हमारे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस मानने होंगे। और अगर आप वो टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर चले जाओगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि आपका जो ओरिजिनल स्टोरी जो आपने सबमिट की थी उसका 90% या 95% चीज़ें पूरी वो चेंज करेंगे। सिर्फ कैरेक्टर्स का नाम जो आपने रखा था शायद वो रखेंगे, बाकी पूरी आप देखोगे स्टोरी लाइन पूरी चेंज हो जाएगी, राइट। तो आई थिंक कहीं ना कहीं मीडिया बीइंग द कंट्रोल दैट दे हैव ओवर पीपल, या आपको पता है हम लोग हर कोई बॉलीवुड मूवी से इन्फ्लुएंस्ड है, या हर किसी के घर में एक टीवी होता है, या कहीं ना कहीं का मीडिया का एक आउटसोर्स या एक आउटलेट होता ही है, राइट। बट अगर ये मीडिया हमें सपोर्ट नहीं करेगी, या ये मीडिया जो हम करना चाहते हैं उसमें हमारा साथ नहीं देगी, तो ये फील्ड ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। और बाद में लोग हमारे पास आके यूजुअली पूछते हैं कि आपने देखा यूएस में उन्होंने कैसा शो बनाया, या आपने देखा ये कॉन्ज्यूरिंग मूवी कितनी अच्छी थी, या ये इंसिडियस जो सीरीज है वो कितनी अच्छी है, तो इंडिया में आप क्यों नहीं बना पाते, राइट। इंडिया में नहीं बना पाते ऐसा हो ही नहीं सकता, राइट। आपको पता है हमारी कितनी पॉपुलेशन है, करेक्ट, कितने करोड़ में हमारे कितने बिलियंस में हमारे पॉपुलेशन है, तो आप बोल सकते हो कि इतने बिलियन लोगों के बीच में क्या एक 1% लोग भी नहीं होंगे जिनको ये फील्ड पसंद नहीं होता होगा, नहीं, राइट। इनफैक्ट हर किसी के घर में आपने पैरानॉर्मल के बारे में कोई ना कोई स्टोरी तो सुनी होगी। तो फिर ऐसा क्या चीज़ है जो इस फील्ड को मीडिया के पर्सपेक्टिव से ग्रो होने में रोक रहा है, राइट। तो ये और कोई चीज़ नहीं है, बस ये लोगों को एक जो दिमाग में एक माइंडसेट है, आई थिंक कहीं ना कहीं उसके वजह से ये फील्ड रुका हुआ है, राइट। लोग, मतलब मैं बात कर रहा हूँ जो आज के टॉप मीडिया आउटलेट्स है, चाहे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात हो, चाहे वो किसी भी तरह की हो, न्यूज़ मीडिया की हो, राइट। अगर आप एक सेट प्रोटोकॉल पे चलोगे कि जब हम हॉरर मूवी बना रहे हैं तो उसमें एक चुड़ैल होनी चाहिए, उसमें कोई ना कोई तांत्रिक होना चाहिए जो काला जादू कर रहा हो, उसमें कोई ना कोई एक एक्टर होना चाहिए जो मर रहा हो एंड में, राइट, कोई ना कोई एक्ट्रेस हो जिसको भूत ने अटैक किया हो। अगर आप ये सब लेके चलोगे, ये नैरेटिव लेके चलोगे, तो आप चाहे आज के दिन हो या चाहे 100 साल बाद हो, आप कभी भी एक सक्सेसफुल या एक बहुत ही अच्छी स्टोरी वाली एक हॉरर जॉनर अगर आप बोलते हो, उसमें आप कभी भी अपना काम सेट नहीं कर पाओगे, राइट, आप कभी भी नहीं बना पाओगे। सो वो एक चीज़ है जो हमें आई थिंक कहीं ना कहीं पकड़ के रखता है कि मैं माइंडसेट की बात करूँगा, राइट। इट इज़ नॉट दैट कि मीडिया के पास वो रिसोर्सेज नहीं है या बॉलीवुड इंडस्ट्री के पास वो पैसा नहीं है एक डिसेंट हॉरर मूवी प्रोड्यूस करने की। सब कुछ है, उनके पास राइटर्स भी है, क्रिएटिव राइटर्स भी है, उनके पास टेक्नोलॉजी भी है, उनके पास आज के टाइम पे आप देखते हो VFX में कितना कुछ हुआ है। इट इज़ जस्ट दैट उनको हमारे साथ बैठ कर अच्छे से एक बार डिस्कस करके जो हम उनको बोल रहे उसी के अंदर अगर वो एक्सप्लोर करेंगे हमारे आइडियाज़ को, तो आई थिंक एक बहुत ही अच्छा चेंज आप देख पाओगे। इनफैक्ट आई थिंक पॉडकास्ट के पहले आप मेरे साथ कुछ शेयर कर रहे थे, सो आपने बोला था, आपने एक रेफरेंस दिया था लुका छुपी का, राइट। तो आई थिंक वो अभी एक एक्सेप्शन केस आने लगा है जहाँ पे कहीं ना कहीं वो ये जो प्रोड्यूसर्स है या ये जो डायरेक्टर्स है वो पैरानॉर्मल रिसर्चर्स के साथ एज अ कंसल्टेंट वो हमें ऑन बोर्ड करते अपने स्टूडियो में या अपने प्रोडक्शन में, एंड देन हमारे आइडियाज़ को लेकर उसके अराउंड वो एक्सप्लोर करते। तो इस चीज़ की ज़रूरत है, आइडियली माना जाओ तो इस चीज़ की
आज के टाइम पे बहुत बड़ी ज़रूरत है। उसके बाद आप देखोगे कि कितना कितना प्रोग्रेस हम कर सकते हैं। एक तो माइंडसेट लोगों का चेंज हो जाएगा। सेकेंडली आप देखोगे इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ फिल्म्स या क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू पैरानॉर्मल, आप देखोगे 100% चेंज आपको दिखेगा उसमें। सो आपके फील्ड में लिमिटेशंस है टेक्नोलॉजी के बारे में और सब चीज़ों के बारे में, तो अभी फ़िलहाल आप किस चैलेंजेस से फेस कर रहे हो अभी इस फील्ड में, कि क्या क्या और एडवांस टेक्नोलॉजी आ सकती है आगे? सो इस फील्ड का एक सबसे बड़ा अगर हम चैलेंज माना जाए बोलेंगे, या जो एक चैलेंज है इस फील्ड में जो आई थिंक कई सालों से चलते आ रही है, राइट। सबसे बड़ी चैलेंज पहली बात ये है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं, राइट, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसे के हिसाब से, सो वो बहुत लिमिटेड होती है, राइट। अभी आप टेक्नोलॉजी भी अगर आप बात करोगे, मैं तो चाहूँगा मेरे पास एक बहुत ही हाई डेफिनेशन नाइट विजन कैमरा हो, बट अगर आप उसका कॉस्ट देखते हो, राइट, अगर आप किसी भी कोई भी अच्छा एक डीएसएलआर का कॉस्ट देखते हो, वो इट्स इन थाउजेंड्स, राइट, मतलब थाउजेंड्स का। अभी तो एक अच्छा कैमरा शायद लैक्स में भी चले जाएगा, राइट। तो वो कैमरा को वैसे ही फंक्शनैलिटी में नाइट विजन में लाना, तो उसको और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा वो, राइट। तो मैं तो चाहूँगा मेरे पास दुनिया में हर एक टेक्नोलॉजी हो जो मुझे मदद करे इस चीज़ या इस फील्ड को और अच्छे से एक्सप्लोर करने, बट लिमिटेशन वहाँ आ जाती है। सेकेंडली इंडिया में अगर आप देखते हो, ऐसे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स या मेकर्स नहीं है जो इस टेक्नोलॉजी को हमें बना के प्रोवाइड करें। मोस्टली हमारे पास जितने भी इक्विपमेंट्स है वो सारे इम्पोर्टेड है, राइट। तो हमें कहीं ना कहीं से, चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे वो कोई एशियन कंट्री हो, चाहे वो यूएस हो, यूके हो, हमें वहाँ से इम्पोर्ट करना होता है। और जब आप इम्पोर्ट करते हो, ऑफकोर्स उस पर आपको जो भी टैक्स है वो भरना पड़ता है। सो द एंड प्रोडक्ट, द फाइनल प्रोडक्ट बिकम्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव। हमारे लिए जो खरीदने के लिए जो एक्सपेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सेकेंडली इन टर्म्स ऑफ मनी, जो मैंने बात किया था आपसे, तो यूजुअली हम जब केसेस पे जाते, बहुत सारे लोग जिनको हम मदद करते, ज़रूरी नहीं कि हर किसी के पास वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो जिसके वजह से वो हमें पे कर सके। और सेकेंडली हम भी नहीं चाहते कि हम किसी इंसान जिसको हमारी मदद चाहिए उसके पास जाए और उसे एक बहुत ही बड़ा एक फी चार्ज करे उससे। ऑल्दो हम कर सकते हैं, बिकॉज हम भी अपना टाइम, हमारी एनर्जी वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें आई थिंक हमें कहीं ना कहीं वो हक है कि हम एक एटलीस्ट एक नॉमिनल फ़ी मांगे। बट बहुत सारे केसेस में ये देखा जाता है कि हमें क्लाइंट सामने से बोल देते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है आपको देने के लिए, तो क्या आप फ्री में हमारे लिए काम करोगे। सो कई साल तक हम एक्चुअली ये ऐसे ही पर्टिकुलर ये मॉडल पे काम करते जहाँ पे हम जाते थे, इन्वेस्टिगेट करते थे। अगर हमें कुछ फ़ी भी लगती थी तो हम उनको बोलते थे, हम आप हमारे जो ट्रांसपोर्ट या ट्रैवलिंग का जो कॉस्ट है वो बस हमें हमारे लिए कवर कीजिए, बाकी जो भी काम है आपका हम कर देंगे, राइट। और वो सब चीज़ थी। थर्ड एक जो अगर मैं एक पॉइंट हाईलाइट करूँ कि चाहे वो लोकेशन की एक्सेस हो, अब मान लो मुझे पता है कि ये सामने मेरे जो बिल्डिंग है वो हॉन्टेड है या उसका कोई एक फ्लैट हॉन्टेड है, लेकिन अगर मुझे परमिशन लेनी पड़े किसी से, तो वो बहुत ही एक बड़ा प्रोसेस होता है। एक प्रॉपर अगर आप एथिकली परमिशन लेने जाओगे, राइट, स्पेशली अगर वो मान लो वो जो प्रॉपर्टी है या वो जो जगह है वो किसी गवर्नमेंट बॉडी के अंडर अगर आती होगी, तो आपको पता है, राइट, कि एक परमिशन प्रोक्योर करना उनसे, उसका प्रोसेस बहुत लंबा होता है, राइट। और हमने की है पास्ट में भी, हमने बहुत सारे लोकेशन जहाँ पे हमने वीडियो रिकॉर्ड किए या हमने इन्वेस्टिगेशन किए, उसके हमने लीगली गवर्नमेंट से या जो लोकल बीएमसी बॉडीज़ है उनसे हमने रिटर्न परमिशन लेके, उसके बाद पुलिस स्टेशन जाके पुलिस से एक एक कॉपी लेके उनसे साइन करवा के, वो सब हमने किया। लेकिन वो करने के प्रोसेस में हमें करीब करीब आप मान लोगे कि एक दिन में हमें कम से कम 4 से 5 घंटे वो पूरा प्रोसेस करने में हमें लग गए, राइट। और अगर आपकी पहचान नहीं रहेगी वहाँ पे तो फिर आप मतलब वेटिंग लाइन में रह जाओगे, शायद वो आपको एंटरटेन भी नहीं करेंगे ये सब चीज़ के लिए, राइट। तो ये सब जो चैलेंजेस है कि एक जो एक क्लोजनेस जो आता है एक लोगों के मन में व्हेन इट कम्स टू पैरानॉर्मल, किसी को भी सामने से आके बताना नहीं होता हमें कि हमारा घर पे हमारे घर ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, या फ्रॉम अ गवर्नमेंट एक सपोर्ट भी मैं अगर आपको बोलूँ तो यहाँ पे नहीं मिलता है, राइट, एज कम्पेयर टू द अगर आप देखोगे वेस्टर्न वर्ल्ड में, राइट, चाहे वो यूएस हो, यूके हो, वहाँ पे ऐसे कई सारे लोकेशन है जहाँ पे जिसको लोग, एक तो लोग मानते हैं कि वो हॉन्टेड है और वहाँ पे लोगों के साथ एक्सपीरियंसेस हो भी चुके, तो लोग उसका क्या करते हैं, उस लोकेशंस को गवर्नमेंट बॉडी के साथ मिल के वो लोग प्रिजर्व करते, राइट। वहाँ पे वो लोग घोस्ट टूरिज्म करते हैं, वहाँ पे वो लोग ऐसे टिकट बेच के वहाँ पे लोगों को लाइक कोई आम लोगों को वहाँ पे अंदर जाके उस चीज़ को एक्सपीरियंस करने का मौका देते। हमारे वहाँ पे यहाँ पे कहीं ना कहीं वो मॉडल आना अभी भी बाकी है।
ऑल्दो अभी आप देख सकते हो कुछ टीम्स है जो गोस्ट टूरिज्म प्रमोट कर रहे, राइट, वो ग्रुप में लोगों को एक साथ लेके जाके एक पर्टिकुलर लोकेशन पे उस चीज़ को एक्सपीरियंस करने का मौका देते। हमने भी किया, हमने भी 2012 में गोस्ट टूर किया था जहाँ पे हम कुलधरा लेके गए थे लोगों को, राइट। तो ऐसे ये मॉडल्स पहले से चलते आ रहे, बट अगर आप देखो कि उसमें जो ऑर्गेनाइज कर रहा है ये इवेंट उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जाता है और गारंटी नहीं है कि आपको उस लोकेशन का परमिशन मिलेगा या नहीं, राइट। कभी कभी फिर जब वो परमिशन देते तो क्लियरली बोल देते यहाँ पे आप 2 लोगों से ज़्यादा और लोगों को नहीं लेके आ सकते हो, या फिर आप उस जगह पे ये नहीं कर सकते हो, रिस्ट्रिक्शंस बहुत होते हैं। सो आई थिंक कहीं ना कहीं चैलेंजेस में ये 3 चैलेंजेस हमारे साथ पहले से ये 3 आती आ रही। एक तो आप ब्यूरोक्रेसी बोल लो या लोकेशन के परमिशंस, सेकंड जो मैंने आपको बोला एक मॉनिटरी रिसोर्स का चैलेंज, और थर्ड इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर आप ये 3 चैलेंज को हटा दो और हमें पूरा यू गिव अस कंट्रोल एंड एक्सेस टू से ऑल द हॉन्टेड लोकेशंस या एनी लोकेशंस दैट एटलीस्ट वी फील वी नीड टू इन्वेस्टिगेट, चाहे वो हॉन्टेड हो ना हो, दैट्स अ सेकेंड स्टोरी, राइट। बट फर्स्ट इज एटलीस्ट हमें इन्वेस्टिगेट करने का मौका चाहिए। तो वो मौका अगर आप दोगे, या अगर जो भी गवर्नमेंट बॉडी है जिसके भी अंडर वो लोकेशन आ रहा है वो देंगे, तो 100% हम बहुत ऐसे तरक्की आपको करके बता सकते हैं इस फील्ड में जो लोगों को एक्चुअली लोगों को हिला के रख देगा कि ऐसा भी चीज़ होता है। सो थैंक यू सिद्धार्थ जी, आप हमारे शो पे आया, हमें इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू। आई होप आपको हमारा ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। गाइज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल दी हॉन्टेड शो। थैंक यू सो मच।